विराज ने एक ही वार में सर्पदंश समूह के 6 हत्यारों को मौत की गहरी नींद सुला दिया था। ये देखकर वहां मौजूद कई शिकारी समूहों के मन में लालच पैदा होने लगा कि विराज के पास मौजूद गुप्त आत्मा तकनीक अगर उनके पास आ जाए तो उन्हें बड़ा लाभ मिलता। उसी समय उन सभी शिकारियों के उस विचार को पनपने से पहले ही मारते हुए एक आवाज ने उन्हें आगाह किया कि वो जो सोच रहे थे उससे उनकी सिर्फ कब्र ही खुदेगी, बाकी कुछ और तो उन्हें हासिल होने से रहा। सभी शिकारियों ने पलटकर देखा तो एक शिकारी ने चौंकते हुए कहा, दक्ष परिवार के युवा मास्टर यश दक्ष। उनके सामने दक्ष परिवार का सबसे चर्चित युवा यश दक्ष खड़ा था, कलिंजर एम्पायर के सबसे अमीर लोगों में से एक। नीले पहाड़ के प्रांत में दक्ष परिवार बहुत प्रसिद्ध था। नीले पहाड़ के प्रांत में कलिंजर विद्यालय सभी शिकारियों के लिए सबसे बड़ा ठिकाना था। सभी शिकारी अपनी जरूरत का सारा सामान कलिंजर विद्यालय से ही खरीदते थे। सभी तरह की औषधियों के व्यापार पर तो कलिंजर विद्यालय का पूरे नीले पहाड़ के प्रांत पर एकाधिकार था। इसके साथ ही सभी शिकारी जो भी लूट का सामान लाते थे वो सभी भी कलिंजर विद्यालय में ही बेच देते थे। इस कारण से यश दक्ष की वहां पर हैसियत वहां के राजा के समान थी। कोई भी उसे आंख उठाकर देखने की हिमाकत नहीं कर सकता था। यश दक्ष की बात सुनकर सभी शिकारी समझ गए कि विराज का यश दक्ष के साथ कोई न कोई संबंध जरूर था। ऐसा समझ आते ही सभी शिकारियों ने विराज पर हमला करने की अपनी सभी योजनाओं को तुरंत समाप्त कर दिया। वो सभी किसी भी हाल में यश दक्ष को क्रोध नहीं दिला सकते थे। एक शिकारी ने डरते हुए कहा, हमें क्षमा करें युवा मास्टर दक्ष, हम तो बस उस युवा योद्धा की प्रतिभा से प्रभावित हो रहे थे। हमें नहीं मालूम था कि वो आपका परिचित है। उस शिकारी के ऐसा कहने पर यश दक्ष ने उन सभी को घूरकर देखा। अगले ही पल तेजी के साथ सभी शिकारी वहां से चले गए। उन सभी के वहां से जाने के बाद यश दक्ष ने आकाश में उस ओर जिस ओर विराज गोल्डन पंख के साथ उड़ गया था देखकर कहा, विराज सच में बड़े साहसी हो तुम, ईश्वर तुम्हारा साथ दे। ऐसा कहकर यश दक्ष कहीं पर जाने के लिए निकल पड़ा। दूसरी ओर पाताल भूत वंश का हत्यारा इस बात से हैरान हो रहा था कि उसके इतने शक्तिशाली आत्मा के श्राप का विराज पर कोई असर नहीं हुआ था। उसे समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे मुमकिन था। उसने एक बड़ा मौका गंवा दिया था, क्योंकि विराज अब सर्पदंश समूह को मौत के घाट उतारकर पूरी तरह से सचेत हो चुका था। इन हालातों में पाताल भूत वंश के उस हत्यारे को सही मौके की तलाश करनी थी। वो तेजी से अपनी जगह से गायब हो गया ताकि विराज और गोल्डन पंख की नजरों से दूरी बनाकर रख सके। उसके दिमाग में एक शैतानी योजना ने पंख पसारने शुरू कर दिए। उसने अपने आप से कहा, अच्छा बच्चे, तो तू मेरे पीछे आना चाहता है। बहुत खूब, मेरे पहले श्राप से बच गया। अब समझ आ रहा है कि क्यों वसु परिवार के उस दुष्ट मारिच वसु ने मेरे जैसे महान हत्यारे को एक 9th ग्रेड मार्शियल योद्धा को मारने भेजा था। हालांकि उस मारिच वसु का सूचना तंत्र एकदम निकम्मा है। ये लड़का तो एक 1st ग्रेड मार्शियल पूर्वज योद्धा निकला। खैर कुछ भी हो, तू मेरे पीछे आना चाहता है ना, तो यही तेरी मौत की वजह बनेगा बच्चे। ऐसा कहकर वो हत्यारा पागलों की तरह हंसने लगा और उसके तुरंत बाद उसने अपनी आभा को बाहर खुली हवा में छोड़ दिया और तेजी से पैशाची दैत्याकार पर्वत श्रृंखला की ओर उड़ चला। विराज जो गोल्डन पंख के साथ पाताल भूत वंश के हत्यारे का पता लगाने में लगा था, उसे नहीं मालूम था कि नीले पहाड़ों के प्रांत में शिकारियों के साथ यश दक्ष का क्या संवाद हुआ था, और न ही उसे पाताल भूत वंश के हत्यारे की साजिश का मालूम था। इस समय तो वो किसी भी हालात में उस पाताल भूत वंश के हत्यारे को ढूंढकर जान से मार देना चाहता था। वो उस हत्यारे को मारकर वसु परिवार को तगड़ा सबक सिखाना चाहता था। साथ ही वो वसु परिवार को ये भी अच्छे से समझा देना चाहता था कि भूत प्रजाति के किसी भी हमले का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
बार बार होने वाले भूत प्रजाति के हमलों से वो अब उकता चुका था और इस कहानी का यही अंत कर देना चाहता था। उसी समय विराज और गोल्डन पंख को पाताल भूत वंश की आभा महसूस हुई। उस बेहद हल्की आभा को महसूस करते ही विराज और गोल्डन पंख की आंखें चमक उठी और वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। अगले ही पल विराज और गोल्डन पंख उस आभा के पीछे तेजी से उड़ गए। कुछ ही देर में वो नीले पहाड़ों के प्रांत की बाहरी सीमा पर पहुंच गए और जल्दी ही वो पैशाची दैत्याकार पर्वत श्रृंखला के बाहरी परिधि पर पहुंच गए। वैभव चंद्रवंशी गोल्डन पंख के साथ उसकी 9 अधूरे संसार ज्वाला की सुरक्षा में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विराज और गोल्डन पंख किसका पीछा कर रहे थे। उसके हिसाब से तो सर्पदंश के हत्यारों के मरते ही आपदा टल चुकी थी और वो अंदर ही अंदर बहुत खुश था। उसने विराज की ओर देखकर पूछा, बड़े भैया, खतरा तो टल चुका है, फिर आप क्यों इतना व्यथित हो रहे हैं? आप चाहे तो हम हमारे परिवार की इमारत पर चलकर वहां के स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकते हैं। वैभव की बात सुनकर विराज ने उसे डांटते हुए कहा, चुप रहो, खतरा टला नहीं है। असल खतरा यही आसपास है। पाताल भूत वंश का हत्यारा हमारे ऊपर हमला करने के लिए यहीं आसपास छिपा है। इतना सुनते ही तो वैभव के खुशियों भरे संसार में फिर से तबाही मच उठी। उसे तो लगा था कि मामला शांत हो चुका था, लेकिन पाताल भूत वंश, ये नाम सुनते ही तो उसके शरीर में बिजली का करंट सा दौड़ गया। इस नई आफत का नाम ही अपनी दास्तां सुना रहा था। उसने गोल्डन पंख को कसकर पकड़ लिया क्योंकि इस बेगानी दुनिया में अब वो ही उसका आखिरी सहारा था। वो समझ चुका था कि अगर गलती से वो उस पाताल भूत वंश के हत्यारे के हाथ लग गया तो वो हत्यारा उसका नामो निशान मिटा देगा। इस समय वैभव को गोल्डन पंख अपना सबसे सच्चा साथी लग रहा था। जब तक गोल्डन पंख के साथ था वो सुरक्षित था। भले ही गोल्डन पंख के साथ ऐसे लटके हुए जाना थोड़ा शर्मिंदगी भरा था, लेकिन जान है तो जहान है। इस नारे के साथ वैभव चुप मारकर दम साधे गोल्डन पंख को पकड़कर बैठ गया। धीरे धीरे वैभव को समझ आ रहा था कि बाहरी दुनिया कितनी खतरनाक थी। विराज और गोल्डन पंख जो तेजी से वहां चारों ओर तलाशी अभियान में जुटे थे। अचानक से विराज ने गोल्डन पंख को रोकते हुए कहा, गोल्डन पंख रुको। विराज को वहां पर कुछ अजीब सा लग रहा था। नीले पहाड़ के प्रांत की पैशाची दैत्याकार पर्वत श्रृंखला एक महा अशांत क्षेत्र था। वो काल्पी सिटी के पास मौजूद पर्वत की तरह शांत क्षेत्र नहीं था। ये सच्चे अर्थों में एक खतरनाक जगह थी जहां पर हाई ग्रेड पिशाची दैत्याकार जानवर पाए जाते थे। ऐसे महाशक्तिशाली पिशाची जानवरों की वजह से वो जगह हर तरफ कातिलाना आभा से भरी रहती थी। विराज को समझ नहीं आ रहा था कि पाताल भूत वंश का हत्यारा इतनी खूंखार जगह आखिर क्यों आया था, और सबसे अजीब बात ये थी कि यहाँ आकर पाताल भूत वंश की आभा फिर से गायब हो गई थी। और एक बार फिर विराज को समझ नहीं आ रहा था कि पाताल भूत वंश का वो हत्यारा कहाँ छिपा था और कहाँ से उस पर घात लगाकर हमला करने की तैयारी कर रहा था। विराज और गोल्डन पंख दोनों ही बहुत शक्तिशाली योद्धा थे, फिर भी वो अपना हर कदम फूंक फूंक कर रख रहे थे ताकि किसी भी विपदा को समय से पहले भांपकर उस पर सही कार्यवाही कर सके। विराज की बात सुनकर गोल्डन पंख ने विराज को नीचे उतार दिया। हालांकि 9 अधूरे संसार ज्वाला अभी भी उसके चारों ओर सुरक्षा कवच बनाए हुए थी। गोल्डन पंख को मालूम था कि पाताल भूत वंश का हत्यारा छिपकर कभी भी उन पर हमला कर सकता था, इसलिए वो खुद को तेजी से हर तरह के हमले को झेलने के लिए तैयार करने लगा। गोल्डन पंख को अपने उस्ताद की चिंता नहीं थी। काले तेंदुए के 9 घेरे के बल पर वो जानता था कि पाताल भूत वंश का हत्यारा उसके उस्ताद का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। उसी समय गोल्डन पंख के चेहरे के भाव तेजी से बढ़ने लगे। उसके अंदर हल्की घबराहट उठने लगी। वो बेचैन होने लगा। उसने थोड़ा डरते हुए कहा,
उस्ताद, मैं बड़ी संख्या में पैशाची दैत्याकार जानवरों को हमारी तरफ तेजी से आते महसूस कर पा रहा हूँ। गोल्डन पंख की बात सुनकर विराज गंभीर हो उठा। उसे गोल्डन पंख की शक्ति का अच्छे से ज्ञान था। ऐसे में गोल्डन पंख का घबराना कोई छोटी घटना नहीं थी। वो सोचने लगा, जिस तरह गोल्डन पंख घबरा रहा है, जरूर बड़ी संख्या में पैशाची दैत्याकार जानवर हमारी तरफ आ रहे हैं। उसी समय गोल्डन पंख ने कहा, उस्ताद, कम से कम 100 तो होंगे। ये सुनते ही विराज के चेहरे पर तनाव उभर आया। 100 पैशाची दैत्याकार जानवर तेजी से उनकी ओर उन पर हमला करने आ रहे थे। ये समझकर ही विराज के अंदर गहरे संशय ने पैठ बनाना शुरू कर दिया। ये बड़ा ही अजीब था कि 100 से ऊपर पैशाची दैत्याकार जानवर उन पर हमला करने के लिए उन्हीं की ओर बढ़े आ रहे थे। विराज ने गोल्डन पंख की ओर देखकर कहा, गोल्डन पंख, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम उन सभी को अकेले संभाल पाओगे? विराज इस समय उन पैशाची दैत्याकार जानवरों में उलझकर उस पाताल भूत वंश का पीछा करना नहीं छोड़ सकता था। काले तेंदुए के 9 घेरे तकनीक के बल पर उसे पूरा यकीन था कि वो पाताल भूत वंश के उस हत्यारे को मार गिराएगा। वो किसी भी हाल में उस हत्यारे को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। पाताल भूत वंश के हत्यारे बहुत ही ज्यादा ऊंची कीमत पर काम करते थे। ऐसे में वसु परिवार को बड़ा नुकसान पहुंचाकर वसु परिवार को उनके किए की सजा देना उसके लिए बहुत जरूरी हो रहा था। उसे ये भी उम्मीद थी कि पाताल भूत वंश के हत्यारे के मरने पर वसु परिवार के भूत प्रजाति के साथ संबंध खराब हो जाएंगे। गोल्डन पंख ने कुछ सोचकर कहा, हाँ, इन 100 पैशाची दैत्याकार जानवरों का तो मैं सामना कर लूंगा, लेकिन एक समस्या उत्पन्न हो सकती है। हमारी तरफ तेजी से बढ़ रहे इन पैशाची दैत्याकार जानवरों को उनके रास्ते से भटकाने पर मैं यहाँ पूरे क्षेत्र में काफी हलचलें पैदा कर दूंगा। इससे पैशाची दैत्याकार पर्वत के सबसे खूंखार और शक्तिशाली पैशाची जानवर जाग जाएंगे और ऐसा भी हो सकता है कि वो हमारे ऊपर हमला कर दे और उन खूंखार पैशाची दैत्याकार जानवर से बच पाना हमारे लिए आसान नहीं होगा। गोल्डन पंख को डर सता रहा था कि इन 100 से अधिक पैशाची दैत्याकार को रोकने के चक्कर में पैशाची पर्वत के सबसे ज्यादा शक्तिशाली पैशाची दैत्याकार जानवर आ जाएंगे। कुछ देर सोचकर विराज ने कहा, उन्हें भी देख लेंगे, पहले हम इन्हें तो देखें। अगर हमने इन्हें तीतर बितर नहीं किया तो ये पैशाची दैत्याकार जानवरों की सेना ही हमारे लिए जी का जंजाल बन जाएगी। पहले इनसे निपटो, आगे का बाद में देखेंगे। 100 से अधिक पैशाची दैत्याकार जानवर तेजी से विराज और गोल्डन पंख की ओर बढ़े आ रहे थे। तो क्या ये कोई सामान्य घटना थी या फिर किसी की गहरी साजिश का हिस्सा? क्या विराज और गोल्डन पंख उस पाताल भूत वंश के हत्यारे को ढूंढकर उसे सबक सिखा पाएंगे? विराज नीले पहाड़ के खंडहर परित्यक्त भूमि जाने के लिए नीले पहाड़ के खंडहर प्रांत पहुंच गया था। वहां पहुंचकर जैसे ही वो आगे बढ़ना शुरू हुआ, उस पर वसु परिवार के शिकारी दल के सर्पदंश के हत्यारों ने हमला कर दिया। विराज जिस समय उनसे लड़ रहा था, उसी समय उस पर पाताल भूत वंश के एक शक्तिशाली हत्यारे ने आत्मा के श्राप से हमला कर दिया। काले तेंदुए के 9 घेरे की बदौलत विराज पर इस हमले का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। विराज उस पाताल भूत वंश का पीछा करते हुए पैशाची दैत्याकार पर्वत श्रृंखला पहुंच गया। वहां पहुंचते ही विराज को गोल्डन पंख से मालूम चला कि लगभग 100 पिशाची दैत्याकार जानवर उन पर हमला करने उन्हीं की ओर बढ़े चले आ रहे थे। विराज को ये घटना कुछ अजीब सी लगी, क्योंकि जैसे ही वो पाताल भूत वंश के हत्यारे का पीछा करते हुए वहां पहुंचे, ठीक उसी समय इतने सारे पिशाची दैत्याकार उसकी ओर आने लगे। ये उसे मात्र एक इत्तेफाक तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। विराज को यकीन हो चला था कि जरूर उन सभी पिशाची दैत्याकार जानवरों को कोई अपने वश में वशीभूत करके नियंत्रित कर रहा था। तलवार मणि से उसे जानकारी मिली थी कि पाताल भूत वंश के सदस्य दूसरे जीवों की आत्मा को वश में करने में अन्य प्रजातियों की तुलना में कहीं आगे हैं। तंत्र साधना के बल पर पाताल भूत वंश के सदस्यों ने दूसरे जीवों को सम्मोहित करने की शक्ति हासिल कर ली थी।
इसलिए पाताल भूत वंश के एक हत्यारे के लिए सामान्य स्तर के पिशाची दैत्याकार जानवर को सम्मोहित करके उसे अपने वश में करना बहुत बड़ी बात नहीं थी। विराज ने गोल्डन पंख से कहा, गोल्डन पंख, हमें इन पिशाची दैत्याकार जानवरों को समाप्त करना ही होगा। विराज की बात सुनते ही गोल्डन पंख ने सहमति में अपना सिर हिलाया और वो प्रहलाद प्रजाति के अपने असल रूप में आ गया। उसके विशालकाय शरीर की परछाई वहां कितने ही पर्वतों पर छा गई। एक शक्तिशाली डरावनी आभा गोल्डन पंख के शरीर से निकलने लगी। उस शक्तिशाली डरावनी आभा के प्रभाव से साधारण पिशाची दैत्याकार जानवर डरकर अपनी जगह पर ही रुक गए और डरकर वहां से भाग गए। कितने ही पिशाची दैत्याकार जानवर जो वहां आसपास मौजूद थे, उन्होंने जब उस विशालकाय जीव को देखा तो डर से उनके रोंगटे खड़े हो गए और वो सभी भागकर अपने अपने बिलों में छिप गए। लेकिन 100 पिशाची दैत्याकार जानवरों का झुंड जो तेजी से विराज और गोल्डन पंख की ओर आ रहा था, उनकी चाल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और वो झुंड अभी भी तेज रफ्तार में विराज की ओर बढ़ा चला आ रहा था। गोल्डन पंख से इस बात की जानकारी मिलते ही विराज का चेहरा गंभीर हो उठा और उसके शरीर से कातिलाना आभा निकलने लगी। उसने गुस्से से कहा, जैसा मैंने सोचा था वही हुआ। ये पिशाची जीव किसी न किसी के वश में तो हैं। विराज को अच्छे से पता था कि गोल्डन पंख जो पुनर्जन्म के 6 मार्गों से आने वाला एक महाशक्तिशाली जीव था, उसे देखने पर कोई भी 6th ग्रेड तक का पिशाची दैत्याकार जानवर तो उसके आसपास तक फटकने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं करेगा। ऐसे में विराज और गोल्डन पंख की ओर आ रहे 100 पिशाची दैत्याकार जानवरों को गोल्डन पंख को देखकर कोई फर्क न पड़ता, ये असंभव था। कोई तो था जो उन्हें वश में करके उनसे ये काम करवा रहा था। गोल्डन पंख जमीन पर वापस उतरकर आ गया। वैभव गोल्डन पंख के उस शक्तिशाली हमले को देखकर अचंभित रह गया था। वो गोल्डन पंख का असल शरीर तो पहले देख चुका था, लेकिन गोल्डन पंख के इतने शक्तिशाली हमले को पहली बार देख रहा था। गोल्डन पंख के जमीन पर आते ही उसने कहा, बड़े भैया के गोल्डन पंख, तुम तो जादूगर हो। तुम्हारे अंदर क्या शानदार शक्ति है। देखो, दूर दूर तक पिशाची दैत्याकार जानवर तुम्हारे डर से भाग खड़े हुए। जब मैं बड़े भैया की तरह शक्तिशाली बन जाऊंगा तो उनकी ही तरह तुम्हारे जैसा एक शार्गिद रखूंगा। मेरे भाई तो मेरे उस शार्गिद को देखकर चिढ़कर मर जाएंगे। वैभव की बात सुनकर विराज को तेज गुस्सा आ गया। यहाँ पर इतना संगीन मामला चल रहा था और वैभव को मस्तीमजाक सूझ रहा था। उसने वैभव की ओर घूरकर देखा। ये देखकर वैभव सकपका गया और चुप हो गया। अभी भी बड़ी संख्या में 6th ग्रेड पिशाची दैत्याकार जानवर तेजी से विराज और गोल्डन पंख की ओर बढ़े चले आ रहे थे। वो सभी बेहद शक्तिशाली पिशाची दैत्याकार जानवर थे। उनकी शक्ति इतनी थी कि यदि समान स्तर का मानव प्रजाति का योद्धा उनके सामने पड़ जाए तो उसके प्राण खत्म करने में उन पिशाची दैत्याकार जानवरों को ज्यादा समय नहीं लगने वाला था। विराज ने गोल्डन पंख से कहा, गोल्डन पंख, तुम आगे बढ़कर उन सभी 100 पिशाची दैत्याकार जानवरों को समाप्त कर दो। ये सुनते ही गोल्डन पंख ने जवाब दिया, लेकिन ऐसा करते ही इस पर्वत के सबसे शक्तिशाली पिशाची दैत्याकार जानवर हमारी तरफ खींचे चले आएंगे। इस पर विराज ने कहा, फिर तुम बताओ, क्या हमारे पास कोई और चारा है? कुछ ही देर में सभी 100 पिशाची जीव यहाँ पहुँच जाएंगे। उनके साथ एक एक करके अगर हमने लड़ना शुरू कर दिया तो कितने ही दिन लग जाएंगे। क्या कई दिनों तक लगातार लड़ना संभव है? हमारे पास कोई चारा नहीं है। जो होगा देखा जाएगा। विराज की बात सुनते ही गोल्डन पंख वापस से प्रहलाद प्रजाति के असल शरीर में आ गया और तेजी से वहां से उड़ गया। कुछ ही देर में प्रहलाद प्रजाति के गोल्डन पंख ने उन सभी 6th ग्रेड पिशाची दैत्याकार जानवरों को अपने 9 अधूरे संसार ज्वाला से जलाकर मार डाला। लेकिन इस पूरे क्रम में उस पूरे पर्वत पर भयानक हाहाकार मच गया और उस पर्वत पर रहने वाले सबसे शक्तिशाली पिशाची जानवर जाग उठे।
सभी 100 पिशाची दैत्याकार जानवरों की लाशों को अपने सामने पड़ा देखकर वैभव चंद्रवंशी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो खुशी से झूमते हुए कहने लगा, बड़े भैया, हम अमीर हो गए। 100 पिशाची दैत्याकार जानवरों की तो भारी कीमत हम वसूल कर सकते हैं। मजा आ गया। 100 पिशाची दैत्याकार जानवरों के मूल्य के वैभव अच्छी तरह से समझता था। उनका चंद्रवंशी परिवार भी पिशाची दैत्याकार जानवरों की लाशों को खरीदता था। इनकी लाशों से कई तरह की औषधियां, फर्नीचर और सजावटी सामान बनाया जाता था। वैभव को खुश होता देखकर विराज ने कहा, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। खतरा अभी टला नहीं है, अभी शुरू हुआ है। विराज को अच्छे से मालूम था कि उन 100 पिशाची दैत्याकार जानवरों को मारकर उन्होंने बहुत बड़े खतरे को अपने सिर पर मोल ले लिया था। उन 100 पिशाची दैत्याकार जानवरों को मारने के क्रम में उस पर्वत के सबसे शक्तिशाली पिशाची दैत्याकार जानवर जाग चुके होंगे। विराज को बहुत मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा था, नहीं तो वो गोल्डन पंख को ऐसा करने को बिल्कुल भी नहीं कहने वाला था। विराज ने वैभव की ओर देखकर कहा, वैभव, तुम्हें छिपने की कोई जगह ढूंढनी होगी। विराज समझ चुका था कि एक खतरनाक युद्ध का वो आगाज कर चुका था। ऐसे में अगर वैभव उस युद्ध का हिस्सा बना तो बहुत कम मार्शियल क्षमता होने के कारण वो इस युद्ध की बलि आसानी से चढ़ जाएगा। इसलिए वैभव को कहीं पर छिपाना जरूरी हो गया था। उसने वैभव से कहा, देखो, मैंने तुम्हें रहस्यम किरण चक्रव्यूह रचनाकार सिखाते समय खुद को कैसे छिपाया जाता है, ये भी सिखाया था। तुम्हें याद तो होगा ही। तुमने छिपने का रचनाकार व्यूह अच्छा बनाया भी था। मैंने तुम्हें ज्येष्ठ पाराशल की जो पुस्तक पढ़ने को दी थी, उसने में उस छिपने की रचनाकार तकनीक को अच्छे से समझाया गया था। इसलिए इसे अपनी एक परीक्षा समझो। तुम्हें छिपने के लिए एक रचनाकार तकनीक बनानी होगी और उस रचनाकार के अंदर तब तक छिपे रहना होगा जब तक कि लड़ाई समाप्त न हो जाए। वैभव चंद्रवंशी ने अपना सिर हिलाया और कुछ ही पलों में एक तिलस्मी रचनाकार छू मंतर कवच तैयार कर लिया और उस कवच के अंदर समाकर गायब हो गया। वैभव को अच्छे से समझ थी कि विराज और गोल्डन पंख अगर किसी संभावित हमले से इतने भयभीत हो रहे थे तो वो हमला कितना ज्यादा घातक हो सकता था। इसके उलट वो विराज और गोल्डन पंख के लिए भी भारी मुसीबत बन जाता। इसलिए इस समय उसने पूरी गंभीरता के साथ कार्य किया और अपने आप को बहुत अच्छी तरह से छिपा लिया। वैभव के ऐसा करने के बाद विराज सोचने लगा, इस लड़के में प्रतिभा तो है। इतने कम समय में इसने अपने आप को कितने अच्छे से रचनाकार संसार के अंदर छिपाना सीख भी लिया। तभी तो ज्येष्ठ पाराशल ने इसे अपना शिष्य चुना। बस थोड़ा बड़बोला है। इसके बाद विराज ने गोल्डन पंख से कहा, गोल्डन पंख, जाओ और उस पाताल भूत वंश के हत्यारे को ढूंढकर उसे खत्म कर दो। विराज को अच्छे से मालूम था कि यदि उस भूत वंश के हत्यारे को ढूंढकर न मारा तो वो फिर से पिशाची दैत्याकार जानवरों को वश में करके उनकी तरफ भेज देगा। इसलिए उस हत्यारे को मारना बहुत जरूरी हो गया था। विराज किसी भी कीमत पर उस पाताल भूत वंश के हत्यारे को ढूंढकर मार डालना चाहता था ताकि वो भूत प्रजाति और वसु परिवार को कड़ा संदेश दे सके कि उस पर हमला करने का क्या अंजाम होता है। इस समय अगर वो गोल्डन पंख को लेकर वहां से भाग जाता, जो कि वो आसानी से भाग सकता था, तो इससे भूत प्रजाति और वसु परिवार के पास यही संदेश जाता कि विराज डरकर भाग गया और फिर तो वो भूत प्रजाति के न जाने कितने हत्यारों को उसके पीछे लगा देते। इससे भी बड़ी समस्या ये पैदा होती कि वो वर्धन परिवार के अन्य सदस्यों पर भी हमला कर सकते थे। इसलिए पाताल भूत वंश के उस हत्यारे को ढूंढकर मारना उसके लिए बहुत जरूरी था। एक बार भूत प्रजाति को समझ आ जाता कि वो विराज का कुछ नहीं बिगाड़ सकते तो वो खुद ही विराज के पीछे आना छोड़ देते। विराज की बात सुनकर गोल्डन पंख ने कहा, जी उस्ताद। ऐसा कहकर गोल्डन पंख वहां से उड़ गया और पाताल भूत वंश के हत्यारे की तलाश में निकल पड़ा। जल्दी ही गोल्डन पंख को उस हत्यारे की हल्की आभा का एहसास मिलने लगा।
गोल्डन पंख की 9 अधूरे संसार ज्वाला के प्रति भूत प्रजाति बेहद संवेदनशील थी। इस वजह से गोल्डन पंख की नजरों से पूरी तरह से छिप पाना पाताल भूत वंश के उस हत्यारे के लिए संभव नहीं था। इसलिए कुछ ही समय में गोल्डन पंख उस हत्यारे को ढूंढ ही लेता। गोल्डन पंख के वहां से जाने के बाद विराज ने सम्राट समर सिंह की अधूरी तलवार को कसकर पकड़ लिया। वो पर्वत हर तरफ से कातिलाना आभा से भरा पड़ा था। वहां चारों ओर शक्तिशाली पिशाची जानवरों का वर्चस्व था। विराज चौकन्नी निगाहों से अपने चारों ओर देख रहा था। वहां पर किसी भी समय कोई भी शक्तिशाली पिशाची दैत्याकार जानवर आ सकता था। उसी समय विराज की तलवार पूर्वज की तलवार मणि में जोरदार हलचल होने लगी। उसके शरीर से डरावनी वहशी कातिलाना तलवार धार खुद ब खुद निकलने लगी। उस डरावनी वहशी कातिलाना तलवार धार का प्रभाव इतना ज्यादा प्राणघातक था कि दूर दूर तक कई दैत्याकार जानवरों ने अपनी दिशा बदल ली। उसी समय विराज को एहसास होने लगा कि एक 8th ग्रेड का पिशाची दैत्याकार जानवर उसी की ओर दौड़ा आ रहा था। उस पिशाची दैत्याकार जानवर की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि उसके अंदर मौजूद तलवार मणि हद से ज्यादा जोर जोर से हिलने लगी। ये देखकर विराज अंदर तक डर गया, क्योंकि उस पिशाची जानवर के सामने वो टिक नहीं सकता था, जिसका मतलब था कि उसकी तरफ मौत तेजी से बढ़ी चली आ रही थी। विराज के सामने एक महाशक्तिशाली पिशाची दैत्याकार जानवर आ चुका था, तो क्या विराज उस पिशाची दैत्याकार जानवर के हाथों घायल होने वाला था, या फिर विराज कोई तिकदम निकालकर अपने आप को बचा लेने वाला था? क्या उस पिशाची जानवर की वजह से विराज के सामने एक नई दुनिया खुलने वाली थी? विराज पिशाची दैत्याकार पर्वत श्रृंखला के नजदीक था। वहां पर अचानक से 100 से अधिक पिशाची दैत्याकार जानवरों का झुंड उन पर हमला करने के लिए आने लगा, जिसकी वजह से गोल्डन पंख को अपनी शक्तिशाली आभा और 9 अधूरे संसार ज्वाला के बल पर उन पिशाची दैत्याकार जानवरों के झुंड का काम तमाम करना पड़ा। लेकिन ऐसा करने से पिशाची दैत्याकार पर्वत के सबसे शक्तिशाली पिशाची जानवर जाग उठे। ऐसा ही एक महाशक्तिशाली 8th ग्रेड पिशाची दैत्याकार जानवर उसकी ओर तेजी से बढ़ा चला आ रहा था। ये महसूस करते ही उसके दिल में मौजूद तलवार पूर्वज की तलवार धार बहुत जोरों से कांपने लगी। विराज के सारे शरीर में मौत के खतरे की घंटी बज उठी। एक 8th ग्रेड पिशाची दैत्याकार जानवर जीवनरस अमृत स्तर के योद्धा तक को कड़ी टक्कर दे देता था। ऐसे में एक 1st ग्रेड मार्शियल पूर्वज योद्धा तो उसके सामने चींटी की तरह था। विराज समर सिंह की अधूरी तलवार को कसकर पकड़े खड़ा था। उसी समय भारी भरकम गड़गड़ाने की कदमों की आवाजें उसे अपनी तरफ आती हुई महसूस होने लगी। आसपास चारों ओर तेज हलचल होने लगी। जमीन में तेज कपकपाहट होने लगी। आसपास के पहाड़ हिलने लगे। विराज चौकन्ना हो गया और जिस दिशा से घनघोर आवाजें आ रही थीं, उसी दिशा की ओर पैनी नजरों से देखने लगा। उसी समय लाल फर वाला एक विशालकाय वानर वहां पर आ धमका। उस विशालकाय लाल फर वाले वानर को देखकर विराज की आंखें फटी की फटी रह गई। उसका शरीर करीबन 2 हाथियों जितना बड़ा था। उस पिशाची लाल वानर की गहरे लाल रंग की वहशी आंखें थीं। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी इतने विशालकाय लाल वानर को नहीं देखा था। उसने अपने हाथों में पत्थर का एक विशालकाय हथियार हापुन, जो दिखने में लगभग गदा जैसे था, पकड़े हुए था। जैसे ही वो अपना एक कदम धरती पर रख रहा था, वैसे ही सारी धरती तेजी से कांप जा रही थी। उस 2 हाथी जितने विशालकाय लाल फर वाले वानर को देखकर खौफ की लहरें विराज के दिल में तेज रफ्तार से बहने लगी। उस विशालकाय लाल फर वाले वानर और उसके गदा जैसे पत्थर के हापुन हथियार को देखकर विराज ने चौंकते हुए कहा, 8th ग्रेड पिशाची दैत्याकार जानवर वानरपति सुबाहु। विराज ने बहुत पहले वानरपति सुबाहु के बारे में कहीं पढ़ा था। वानरपति सुबाहु प्राचीन पिशाची दैत्याकार जानवर वानरराज सुमात्र से काफी मिलता जुलता था। हालांकि वानरराज सुमात्र के पास कई सारी दैवीय शक्तियां थी जो वानरपति सुबाहु के अंदर नहीं थी,
लेकिन अपने विशालकाय शरीर की वजह से वानरपति सुबाहु को मौत का सौदागर भी कहा जाता था। विराज वानरपति सुबाहु की शक्ति से अच्छे से वाकिफ था। वो जानता था कि इस महाशक्तिशाली पिशाची दैत्याकार जानवरों के सामने मार्शियल मोनार्क स्तर के योद्धा भी कांप उठते थे। वानरपति सुबाहु को अपने सामने देखकर विराज ने कहा, मुझे नहीं मालूम था कि इतना विशालकाय जीव इतने लंबे समय से यहाँ पर रह रहा था। वानरपति सुबाहु जैसे पिशाची दैत्याकार जानवर अपने आप में चलते फिरते लड़ाकू प्रवृत्ति के बेहद गुस्सैल जानवर होते थे। उन्हें अगर किसी पर क्रोध आ जाता था तो फिर जब तक वो उसकी हत्या नहीं कर देते थे वो चैन से नहीं बैठते थे। वानरपति सुबाहु बहुत ही जिद्दी और घमंडी किस्म के दैत्याकार जानवर थे। वो एक बार किसी को मारने के लिए अपना हथियार उठा लेते थे तो धरती के कोने तक उसका पीछा करते थे। उस विशालकाय वानरपति सुबाहु को देखते ही विराज के पसीने छूट गए थे, लेकिन वो ये भी जानता था कि बिना वानरपति सुबाहु को मारे वो उससे छुटकारा नहीं पा सकता था। वो अगर उससे बचकर भागने की कोशिश करता तो सुबाहु धरती के अंत तक भी उसका पीछा करता। उसके लिए बचने की कोई जगह नहीं बची थी। वानरपति सुबाहु ने विराज को देखकर कहा, बच्चे, तूने मुझे गहरी नींद से जगा दिया है। कितने वर्षों से मैं शांति की नींद सो रहा था। इतने वर्षों बाद जाकर मुझे तेज भूख लगी है। तुझे मारने के बाद ही मैं भोजन करूंगा। मुझे जगाने की सजा तो तुझे भुगतनी ही होगी। सुबाहु की बात सुनकर विराज मन में सोचने लगा, लगता है मुझे अपनी कीमती शक्ति गंवानी पड़ेगी। इतने पराक्रमी और शक्तिशाली वानर को तो बिना अपनी शक्ति गंवाए मैं परास्त नहीं कर पाऊंगा। ऐसा सोचते ही विराज ने अपने दिल में राजमल्ल प्रथम की छाप को जगाना शुरू कर दिया। राजमल्ल प्रथम से मिली छाप की शक्ति के बल पर ही वो इस लाल वानर का सामना कर सकता था। इसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। विराज तारों की छाव के रखवाले चीखता दानव ड्रैगन चारकोल को भी बुला सकता था, लेकिन चारकोल मदद करने के बदले में भारी कीमत वसूलता था। हालांकि विराज के पास काफी संसाधन मौजूद थे, लेकिन वो चारकोल को भारी भरकम कीमत अदा नहीं करना चाहता था। विराज के राजमल्ल प्रथम की छाप को जगाते ही राजमल्ल प्रथम की शक्तिशाली परछाई उसके पीछे प्रकट हो गई। राजमल्ल प्रथम की परछाई के विराज के पीछे प्रकट होते ही विराज के शरीर से उठ रही आभा बहुत ही शक्तिशाली होने लगी। कुछ ही पलों में विराज के शरीर की आभा शक्तिशाली होती चली गई और वो एक 9th ग्रेड जीवनरस अमृत योद्धा बन गया और अभी भी उसकी आभा मजबूत होती जा रही थी और वो किसी भी समय मार्शियल मोनार्क योद्धा बन सकता था। राजमल्ल प्रथम की छाप से विराज को भारी मात्रा में ऊर्जा मिलती चली जा रही थी, जिसके दम पर विराज शक्तिशाली होता चला जा रहा था। इस तरह विराज कुछ समय के लिए एक 9th ग्रेड जीवनरस अमृत योद्धा बन चुका था। हालांकि ऐसा करके विराज ने राजमल्ल प्रथम की छाप से शक्ति हासिल करने का इकलौता मौका उपयोग कर लिया था, जिसका मतलब था कि कुछ समय बाद राजमल्ल प्रथम की छाप हमेशा हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली जाती। विराज को न चाहते हुए भी राजमल्ल प्रथम की छाप का उपयोग करना पड़ा था। बिना जीवनरस अमृत स्तर का योद्धा बने वो वानरपति सुबाहु का सामना हरगिज नहीं कर पाता। विराज के सामने अपनी गदा जैसा हथियार हापुन लिए खड़ा वानरपति सुबाहु ने जब विराज को अचानक से 9th ग्रेड जीवन रस अमृत स्तर तक जाते देखा तो वो दंग रह गया। वो सोचने लगा, ये लड़का देखने में जितना साधारण लग रहा है ये उतना साधारण नहीं है। जरूर कोई बड़ी शक्ति इसकी मदद कर रही है, वरना कुछ ही क्षणों में 9th ग्रेड जीवनरस अमृत योद्धा बनना संभव नहीं था। ये समझ आते ही सुबाहु के शरीर से शक्तिशाली वहशी कातिलाना आभा निकलने लगी। वो तेजी से विराज की ओर झपटा और अपने पत्थर के एक पेड़ जितने बड़े शक्तिशाली हथियार हापुन से विराज पर हमला कर डाला। अपनी तरफ तेजी से पत्थर का विशालकाय हथियार हापुन को आता देखकर विराज चौकन्न हो उठा और उसी समय स्वर्ग की रफ्तार मूवमेंट तकनीक से अपनी जगह से बहुत ही तेज गति से गायब हो गया।
उसके वहां से हटते ही 1 सेकंड के भी 10वें हिस्से के बाद उस जगह पर हापुन का एक शक्तिशाली वार आकर पड़ा। उस वार के जमीन पर पड़ते ही वानरपति सुबाहु की आंखों में खुशी की चमक मारने लगी। विराज बहुत ही नजदीक से उस हमले से बचा था। अगर हापुन के उस शक्तिशाली वार की चपेट में वो आ जाता तो इस समय तक तो घायल जमीन पर पड़ा होता और रक्षा टेलीपोर्ट यंत्र की मदद से किसी सुरक्षित स्थान पर टेलीपोर्ट हो चुका होता। कुछ दूरी पर जाकर विराज रुक गया और मुड़कर वानरपति सुबाहु को देखने लगा तो अपना वार करने के बाद खुशी से झूम रहा था। लेकिन अगले ही पल विराज ने सुबाहु चीखकर सुबाहु से कहा, जमीन पर वार करके ही खुशियां मनाते हो क्या तुम लोग? ऐसा कहते ही विराज ने अपनी सम्राट समर सिंह की अधूरी तलवार को हवा में उठा लिया। उसी समय सम्राट समर सिंह की तलवार से खूनी तलवार धार लाल चमकदार रोशनी के साथ निकलने लगी। देखते ही देखते वो खुली तलवार धार मजबूत और मजबूत होने लगी। उसकी धार की शक्ति इतनी शक्तिशाली स्तर तक चली गई कि इस समय अगर कोई पर्वत भी उस तलवार धार के सामने आ जाता तो वो तलवार धार उस पर्वत को भी काट डालती। विराज ने उस शक्तिशाली गहरे लाल रंग से चमकने वाली खूनी तलवार धार से वानरपति सुबाहु पर एक शक्तिशाली वार कर डाला। वानरपति सुबाहु ने उस शक्तिशाली खूनी तलवार धार को अपने पत्थर के शक्तिशाली हथियार हापुन पर रोक लिया। खूनी लाल तलवार धार के हापुन पर जाकर सीधे टकराने से वहां पर विस्फोट का एक जोरदार धमाका हो गया। कई मीलों तक उस धमाके के शोर से सभी योद्धा और पिशाची दैत्याकार जानवर घबरा गए और उस आवाज की ओर ध्यान लगाने लगे। उस टक्कर की वजह से वहां आसपास चारों ओर तेज हवाएं चलने लगी। लाल रंग की चमकदार खूनी तलवार धार के हापुन पर पड़ने से हापुन के अंदर कई सारी दरारें पड़ गई। साथ ही खूनी तलवार धार समाप्त हो गई। खूनी तलवार धार से निकलने वाली भयानक ऊर्जा वहां चारों ओर तेजी से फैलकर नष्ट हो गई। ये देखकर विराज हतप्रभ रह गया। उसका इतना शक्तिशाली वार सुबाहु ने रोक लिया था। उसने एक बार फिर सम्राट समर सिंह की अधूरी तलवार से खूनी तलवार धार निकालना शुरू कर दिया और तेजी से सुबाहु की ओर बढ़ चला। राजमल्ल प्रथम की छाप की शक्ति के बल पर वो 9th ग्रेड जीवन रस अमृत योद्धा बन चुका था, लेकिन ऐसा कुछ ही देर के लिए था। इसलिए विराज के लिए बेहद जरूरी था कि वो कुछ ही देर में वानर राज सुबाहु को मार गिराए। विराज को जीवन रस अमृत स्तर के योद्धा की इतनी शक्तिशाली आभा के साथ अपनी तरफ आता देखकर सुबाहु की आंखें चौकन्ना हो गई। वहशी कातिलाना आभा उसके शरीर से निकलने लगी। उसने अपने पत्थर के उस विशालकाय हथियार हापुन को हवा में उठाया और तेज कदमों से विराज की ओर दौड़ लगा दी। वो अपनी पूरी शक्ति से विराज के सिर पर हापुन दे मारना चाहता था ताकि विराज एक ही वार में सीधे मारा जाए। सुबाहु को हापुन लिए तेजी से अपनी ओर आता देखकर विराज ने स्वर्ग की रफ्तार मूवमेंट तकनीक से सुबाहु के चारों ओर दौड़ लगा दी। एक ही पल में विराज की न जाने कितनी ही आफ्टर इमेज उभर कर आने लगी। उन सभी आफ्टर इमेज को देखकर सुबाहु को समझ नहीं आ रहा था कि इनमें से असल विराज कौन सा था। वो गुस्से से भड़कता हुआ एक एक करके सभी आफ्टर इमेज पर प्रहार करने लगा, लेकिन हर प्रहार के बाद उसे पता चलता कि उसने विराज पर नहीं उसकी आफ्टर इमेज पर हमला कर डाला था। उसी समय विराज वानरपति सुबाहु के पीछे प्रकट हुआ। उसके चेहरे पर कातिलाना मुस्कान दौड़ गई और उसने सम्राट समर सिंह की अधूरी तलवार को वानरपति सुबाहु की पीठ में घुसा दिया। ऐसा होते ही सुबाहु का रक्षात्मक कवच टूट गया और उसकी कमर पर एक गहरा घाव उभर आया। उस घाव को देखकर विराज का मुंह सिकुड़ गया। उसने निराशा से कहा, इसकी चमड़ी तो गैंडे की तरह बहुत मोटी है। मेरे इतने शक्तिशाली तलवार के वार से इसे कमर पर बस हल्का सा ही घाव हुआ। मेरे इस वार से तो बड़े बड़े योद्धा जमीन पर गिरकर मौत के आगोश में समा जाते थे। विराज को अच्छे से समझ आ रहा था कि भले ही उसने सुबाहु पर बहुत ही शक्तिशाली वार किया था, लेकिन इससे सुबाहु के शक्तिशाली शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ा था।
ये देखकर विराज तेजी से अपनी जगह से गायब हो गया। अपने पीछे कमर पर हुए घाव को महसूस कर वानरपति सुबाहु पागल हो उठा। वो गुस्से से चीखने लगा। उसने हापुन से अपने चारों ओर शक्तिशाली वार हवा में करने शुरू कर दिए। सुबाहु को ऐसे पागल होता देखकर विराज के दिल में घबराहट उठने लगी। उस पागल सांड का सामना करना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। क्या विराज वानरपति सुबाहु को मार गिराने में कामयाब हो सकेगा या फिर वानरपति सुबाहु के साथ हुई ये जंग किसी और ही मोड़ पर जाने वाली थी। विराज ने वानरपति सुबाहु की पीठ पर सम्राट समार सिंह की तलवार का एक शक्तिशाली वार कर डाला था, लेकिन इससे सुबाहु के विशालकाय शक्तिशाली शरीर पर कोई असर नहीं पड़ा था। अपने ऊपर हुए इस हमले से वानरराज सुबाहु बौखला उठा और क्रोध से पागल हो उठा। उसने अपने हाथों को हवा में उठाया और गोल गोल घुमाने लगा। ऐसा होते ही वहां पर धूल भरी आंधी चलने लगी और कुछ ही देर में वहां पर हवा का एक शक्तिशाली बवंडर तैयार हो चुका था। उस शक्तिशाली बवंडर में चारों ओर से चट्टानें, पत्थर, पेड़ उखड़कर मिलते जा रहे थे। इस तरह वो बवंडर अनंत नुकीले और शक्तिशाली हथियारों से लैस हो उठा। ये देखकर विराज घबरा उठा। वो जल्दी से अपनी जगह से गायब हो गया। स्वर्ग की रफ्तार मूवमेंट तकनीक से वो सुबाहु के चारों ओर अनगिनत आफ्टर इमेज छोड़ने लगा। सुबाहु ने इस पर ध्यान नहीं दिया और वो अपने हवा के गोल गोल घूम रहे बवंडर को लगातार शक्तिशाली बनाता रहा। कुछ ही देर में वानरपति सुबाहु ने हवा का वो बवंडर जिसमें चट्टानें, पेड़ बड़ी संख्या में मौजूद थे, विराज के ऊपर दे मारा। हवा का वो प्राणघातक बवंडर जैसे ही विराज की तरफ बढ़ा तो विराज के शरीर से दहकता आकाश ज्वाला निकलने लगी और उसने विराज के शरीर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना दिया। इसके साथ ही विराज के शरीर में बंधा कर्ण कवच सक्रिय हो उठा। जल्दी ही हवा का वो बवंडर विराज से टकरा गया। दहकता आकाश ज्वाला ने उस बवंडर के अंदर सभी चट्टानों, पेड़ों को जलाकर पल में खाक में बदल दिया। विराज को बवंडर के बीच में फंसा देखकर सुबाहु के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। लेकिन कुछ ही देर में बवंडर के शांत होने पर उसने देखा कि विराज सकुशल उसके सामने खड़ा था। ये देखकर क्रोध से उसका माथा तमतमाने लगा। उसके शरीर से वहशी कातिलाना तलवार धार निकलने लगी। सुबाहु ने अपने गुस्से से कांपते हुए हापुन को विराज पर फेंक मारा। हापुन को अपनी ओर आता देखकर विराज ने समर सिंह की तलवार से खूनी तलवार धार निकाली जो जाकर सीधे हापुन से टकरा गई। उस तलवार धार की टक्कर से गदा जैसे शक्तिशाली पत्थर के हथियार हापुन में सैकड़ों दरारें पड़ गई और हापुन छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर जमीन पर बिखर गया। ये देखकर विराज के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। अपने वारों को इस तरह निष्प्रभावी होता देखकर वानरपति सुबाहु के शरीर से गाढ़े खून की ऊर्जा निकलने लगी। जल्दी ही गाढ़े खून की उस ऊर्जा ने सुबाहु के चारों ओर एक सुरक्षा कवच तैयार कर दिया। खूनी ऊर्जा से भरे उस सुरक्षा कवच को साधारण हमले से भेद पाना संभव नहीं था। सुबाहु को अपने चारों ओर खूनी ऊर्जा की सुरक्षा से घिरा देखकर विराज के चेहरे पर घृणा के भाव प्रकट होने लगे। उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि सुबाहु इतनी जल्दी खूनी ऊर्जा के सुरक्षा कवच में चला जाएगा। वानरपति सुबाहु जिस तरह से व्यवहार कर रहा था उससे विराज के दिमाग में शंका उत्पन्न होने लगी। उसने खुद से कहा, कहीं वानरपति सुबाहु का ये व्यवहार पाताल भूत वंश के उस हत्यारे की वजह से तो नहीं है। ऐसा सोचते हुए विराज ने वानरपति सुबाहु की ओर देखा जो अपने चारों ओर खूनी ऊर्जा से घिरा होने के कारण गाढ़ा लाल रंग का दिखाई दे रहा था। विराज को मालूम था कि भले ही वानरपति जैसे पिशाची दैत्याकार जानवर कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, उनकी आत्मा की शक्ति उनके शरीर की शक्ति की तुलना में काफी कमजोर होती थी। इस तरह से पाताल भूत वंश के हत्यारे के लिए वानरपति सुबाहु को अपना शिकार बनाना आसान था। पाताल भूत वंश प्रजाति के हत्यारे तंत्र साधना के बल पर आत्मा पर शक्तिशाली प्रहार करने वाले कितने ही श्रापों को धारण करते थे।
इसलिए वानरराज सुबाहु को अपने वश में करके उसके अंदर के खूंखार रूप को जगा देना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। हालांकि वानरराज के खून का सारतत्व किसी भी तरह के आत्मा के हमले को रोक सकने में बहुत प्रभावी था। फिर भी पाताल भूत वंश के शक्तिशाली श्राप से बच पाना इतना भी आसान काम नहीं था। विराज को अब यकीन हो चला था कि वानरराज सुबाहु पाताल भूत वंश के हत्यारे के वश में था। ये समझकर विराज ने कहा, अगर ऐसा है तो पहले मुझे वानरराज सुबाहु को उस हत्यारे के वश से बाहर करना होगा। ऐसा सोचते ही विराज ने स्वर्ग की रफ्तार से तेज उड़ान भर ली। विराज को इस तरह भागता देखकर वानरराज सुबाहु ने गुस्से से अपने दांतों को भींचते हुए कहा, भागता कहाँ है? मुझसे भागकर तू पाताल लोक में भी जाकर छिप जा, तुझे वहां से भी ढूंढकर मौत के घाट उतार दूंगा। ऐसा कहकर सुबाहु भी तेजी से विराज के पीछे चल पड़ा। विराज तेजी से पिशाची पर्वत श्रृंखला के पहाड़ों के ऊपर से गुजरने लगा। एक के बाद एक वो पर्वत चोटियों को देखने लगा। उसी समय उसकी नजर एक पर्वत के मध्य में एक विशालकाय गुफा पर पड़ी। ये देखकर विराज उस गुफा में घुस गया। सुबाहु भी विराज के पीछे पीछे उस गुफा में घुस गया। उस गुफा में अंदर घुसते ही विराज और अंदर तक घुसते चला गया। वो गुफा अंदर से काफी गहरी थी। ये देखकर विराज ने खुश होते हुए खुद से कहा, बहुत खूब, जैसा मैं चाहता था ठीक वैसा ही हुआ। इस गुफा के अंदर उस हत्यारे का प्रभाव सुबाहु पर कमजोर पड़ जाएगा और इसका लाभ उठाकर मैं उस हत्यारे का प्रभाव नष्ट कर दूंगा। ऐसा सोचते ही विराज पद्मासन लगाकर ध्यान की मुद्रा में बैठ गया। उसने अपने अंतरात्मा के समुद्र पर ध्यान लगाना शुरू कर दिया। जल्दी ही उसके अंतरात्मा के समुद्र के अंदर से आत्मा की ऊर्जा निकलने लगी। उस आत्मा की ऊर्जा में काले तेंदुए के 9 घेरे की शक्ति मिलने लगी। जल्दी ही आत्मा की ऊर्जा उसके शरीर से बाहर निकलने लगी। आत्मा की वो ऊर्जा धीरे धीरे उस गुफा के अंदर हर कोने में फैलने लगी। सुबाहु जो गुफा के अंदर आ गया था, वो अपने विशालकाय शरीर के कारण गुफा के ज्यादा अंदर घुस नहीं पा रहा था। वो लाख कोशिशों के बाद भी जब गुफा के अंदर घुस नहीं पाया तो उसने क्रोध में भरकर चीखकर कहा, बच्चे, कब तक इस गुफा में छिपकर बैठा रहेगा? कभी तो इस गुफा से बाहर निकलना ही पड़ेगा। मैं यही बैठा पहरा दूंगा। तेरे प्राण लेने के बाद ही यहां से जाऊंगा। अगले 1 घंटे तक विराज साधना की अवस्था में बैठा अपने अंदर आत्मा की ऊर्जा निकालने लगा। 1 घंटे की साधना से उसकी आत्मा की ऊर्जा बहुत सघन हो चुकी थी। 9th ग्रेड जीवन रस अमृत स्तर पर होने की वजह से उस ऊर्जा के अंदर असीम शक्तियां भर चुकी थी। अपने चारों ओर असीम सघन आत्मा की ऊर्जा के बनने के बाद विराज ने उस ऊर्जा को एक छोटे गोले के आकार में ढालना शुरू कर दिया और कुछ ही पलों में सारी गुफा में फैली ऊर्जा एक छोटे से गोले में समाहित हो गई। आत्मा की ऊर्जा के उस गोले में इस समय असीम ऊर्जा भरी हुई थी। विराज ने आत्मा की ऊर्जा से भरे उस गोले को सुबाहु के सिर पर दे मारा। जैसे ही आत्मा की ऊर्जा से भरा वो गोला सुबाहु के सिर पर जाकर लगा और सुबाहु उस असीम ऊर्जा के गोले के अंदर आ गया, वैसे ही पाताल भूत वंश का प्रभाव उसके ऊपर से शांत हो गया। उसे दिमाग में एक जोरदार झटका लगा और वो वापस होश में आ गया। होश में आने के बाद सुबाहु ने खुद से कहा, मैं यहाँ कैसे आ गया? धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि वो अपनी गुफा में शांति से सो रहा था कि उसी समय किसी अज्ञात रहस्यमय ऊर्जा के चलते वो किसी शक्ति के वश में चला गया था। सुबाहु को हत्यारे के वश से बाहर आता देखकर विराज के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। वो तेजी से सुबाहु के सामने आ गया। विराज जैसे ही सुबाहु के सामने आया, सुबाहु ने उसे देखते ही कहा, अभय वर्धन के वंशज। ऐसा कहते हुए सुबाहु पूरी तरह से चौंक गया। सुबाहु की बात सुनकर विराज भी हतप्रभ खड़ा रह गया। सुबाहु उसके पूर्वज अभय वर्धन को जानता था। ये जानकर ही उसे आश्चर्य होने लगा। विराज ने सुबाहु को सारी कहानी बताई कि कैसे पाताल भूत वंश के एक हत्यारे ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया था।
सारी कहानी बताने के बाद विराज ने सुबाहु से पूछा, वानरपति सुबाहु, आप मेरे पूर्वज अभयवर्धन को कैसे जानते हैं? ये सुनकर सुबाहु गुफा के एक कोने में जाकर बैठ गया। अपने विशालकाय शरीर के कारण उसका सिर गुफा की छत से टकरा रहा था। गुफा के कोने में बैठने के बाद उसने थोड़ा भावुक होते हुए कहा, ये बात बहुत पुरानी है। मैं अपने परिवार के साथ विधला पर्वत में रहता था। मैं बहुत छोटा था। एक समय विधला पर्वत के हमारे कबीले पर एक बड़ी शक्ति ने हमला कर दिया। उस बड़ी शक्ति के हमले से हमारे कई वानर पूर्वज मारे गए। उस समय हमारे एक पूर्वज ने अपने मित्र अभयवर्धन की मदद मांगी। अपने मित्रता धर्म का निर्वाह करते हुए अभयवर्धन ने अपनी जान की बाजी लगाकर उस बड़ी शक्ति को वहां से भगा दिया। लेकिन उसी समय वहां पर कुछ घटना घटी। उस घटना की वजह से हमारे कई वानर पूर्वज मारे गए। हम लोग जान बचाकर वहां से भाग निकले। हम सबको अपना पर्वत छोड़ने को मजबूर होना पड़ा। काका अभयवर्धन ने मुझे यहाँ पर लाकर बसा दिया। उस समय मेरी उम्र काफी कम थी। आखिरी बार जब मैं उनसे मिला था तो वो कोई खजाना यहाँ पास ही कहीं रखने आए थे। उसके बाद मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई। तुम्हारे शरीर से वही वर्धन परिवार की आभा महसूस हुई तो मुझे काका अभयवर्धन की याद आ गई। सुबाहु की बात सुनकर विराज का दिमाग सन्न हो चुका था। विराज ने सुबाहु से पूछा, जिस खजाने को वो यहाँ रखने आए थे, उस खजाने के बारे में आप क्या जानते हैं? ये सुनकर सुबाहु ने जवाब दिया, उस खजाने के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। वो खजाना काका अभयवर्धन को यही नीले पहाड़ों के खंडहर से हासिल हुआ था। वो उस खजाने को अपने साथ राजधानी ले गए थे, लेकिन वहां पर किसी की बुरी नजर उस खजाने पर पड़ गई तो काका अभयवर्धन उस खजाने को वापस वही रखाए जहां से उन्हें वो खजाना मिला था। बाकी उस खजाने में क्या था, वो मैं नहीं जानता। सुबाहु ने विराज की ओर देखकर कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि काका अभयवर्धन के वंशजों से कभी मिलना होगा। मेरा कोई नहीं है। मेरे परिवार के सभी लोग बिछड़ गए और मैं लंबे समय से इस जगह पर हूं। मेरे लिए तुम मेरे छोटे अनुज की तरह हो। विराज, मैं तुम्हारे साथ अपने आत्मा का सार संबंध जोड़ना चाहता हूं। क्या तुम मेरे साथ अपनी आत्मा का सार संबंध जोड़ना चाहोगे? विराज जो सांस थामे सुबाहु की सारी बातें सुन रहा था, अचानक से उसके दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंज उठी। कॉन्ग्रेचुलेशंस विराज, आपने वानरराज सुबाहु के दिमाग को पाताल भूत वंश के हत्यारे के वश से सफलतापूर्वक मुक्त कर दिया है। इस तरह आप वानरराज सुबाहु की आत्मा का सार संबंध पाने के हकदार बनते हैं। डिंग। कॉन्ग्रेचुलेशंस विराज, अभी अभी एक नया असाइनमेंट ट्रिगर हुआ है। असाइनमेंट का नाम है प्राचीन पैशाची दैत्याकार जानवरों का गायब होना। क्या आप इस असाइनमेंट को स्वीकार करते हैं? विराज ने सुबाहु की ओर देखकर कहा, मुझे आपके साथ आत्मा का सार संबंध बनाने में खुशी होगी। मेरे लिए भी आप हमेशा ज्येष्ठ जैसे रहोगे। ऐसा कहकर विराज ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी अंतरात्मा के समुद्र पर ध्यान लगाने लगा। पाताल भूत वंश के जिस हत्यारे ने पैशाची दैत्याकार जानवर वानरराज सुबाहु को वश में कर विराज को मारने भेजा था, उसके साथ विराज ने आत्मा का सार संबंध बनाने वाला था। तो क्या विराज पाताल भूत वंश के उस हत्यारे को मार पाएगा? नीले पहाड़ों के खंडहर में विराज के साथ क्या होने वाला था? विराज ध्यान की मुद्रा में बैठा अपनी अंतरात्मा के समुद्र पर ध्यान लगाने लगा। अगले ही पल उसके अंतरात्मा के समुद्र से आत्मा का सार बाहर निकलने लगा। ये होते ही विराज ने अपनी आंखें खोल दी और सुबाहु की ओर देखने लगा। सुबाहु ने तुरंत अपनी उंगली पर एक कांटा मारकर खून बाहर निकाल लिया। विराज की अंतरात्मा के सार ने उसके शरीर से बाहर निकलकर सुबाहु के खून की बूंद को सोख लिया और कुछ ही देर में विराज का सुबाहु के साथ आत्मा के सार का संबंध जुड़ गया। सुबाहु वानर प्रजाति के वानरपति वंश का एक शक्तिशाली वानर था।
उसने विराज से कहा, विराज पिशाची दैत्याकार पर्वत पर हम कुछ वानर है। हमारा अपना झुंड है। कभी तुम्हारे पास फुर्सत होगी तो मैं तुम्हें अपने झुंड के साथियों से मिलवाने ले चलूंगा। तुमसे मिलकर सब बहुत खुश होंगे। सुबाहु विराज ये कह ही रहा था कि उसी समय गोल्डन पंख ने आत्मा के संबंध के जरिए उससे संपर्क स्थापित किया और कहा, उस्ताद, मैंने पाताल भूत प्रजाति के उस हत्यारे को ढूंढ लिया है। बस कुछ ही देर में उसका कामतमाम करके आपके पास लौटता हूँ। विराज का संदेश सुनते ही विराज के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। विराज को मुस्कुराता हुआ देखकर सुबाहु ने विराज से पूछा, क्या हुआ विराज? विराज ने जवाब दिया, गोल्डन पंख का संदेश है, पाताल भूत वंश के उस हत्यारे का पता चल चुका है। ऐसा कहकर विराज ने सुबाहु को गोल्डन पंख के बारे में मोटा मोटी जानकारी दी। विराज की बात सुनते ही वानरपति सुबाहु उठकर खड़ा हो गया और उसने विराज से कहा, उस दुष्ट ने मेरे ऊपर वश करने की हिमाकत की है। उसे अपने पत्थर के हथियार हापुन से मौत के घाट न उतार दूं तो चैन से नहीं बैठूंगा। विराज, वो किस जगह पर है? पता समझकर सुबाहु ने विराज से कहा, मैं वहीं जा रहा हूं। तुम गोल्डन पंख से कह दो कि उसकी मदद करने तुम्हारा साथी वहां आ रहा है। ऐसा कहकर सुबाहु वहां से तेजी से चला गया। वानपति सुबाहु के वहां से जाने के बाद विराज ने आत्मा के संबंध के जरिए गोल्डन पंख को सुबाहु के आने की सूचना दे दी। सुबाहु के जाने के बाद विराज उसी गुफा में पद्मासन लगाकर बैठ गया। उसके मन में अभी भी कई सारे सवाल घूम रहे थे जिसे उसे सिस्टम से समझना था। उसने सिस्टम से कहा, सिस्टम, मुझे मिले नए असाइनमेंट के बारे में विस्तार से बताएं। विराज का सवाल सुनते ही सिस्टम ने विराज को असाइनमेंट के बारे में गहराई से बताना शुरू कर दिया। विराज, ये बहुत समय पहले की बात है। वो समय दुनिया में प्राचीन पिशाची दैत्याकार जानवरों का था। उस समय दुनिया में प्राचीन पिशाची दैत्याकार जानवरों का राज था। उस समय 100 प्रजातियों की हैसियत सिर्फ प्राचीन पिशाची दैत्याकार जानवरों का भोजन बनने तक सीमित थी। प्राचीन पिशाची दैत्याकार जानवर 100 प्रजातियों का शिकार करके उनका भोजन किया करते थे। आगे चलकर किसी अज्ञात कारण से दुनिया से प्राचीन पिशाची दैत्याकार जानवर गायब हो गए। उसी के बाद 100 प्रजातियां तेजी से अपना विकास कर सकी और धीरे धीरे सारी दुनिया पर 100 प्रजातियों की हुकूमत हो गई। भले ही किसी अज्ञात कारण से प्राचीन पिशाची दैत्याकार जानवर गायब हो गए थे, लेकिन उनके रक्त संबंध लेकर उनके कुछ वंशज कुछ जगहों पर जीवित रह गए। आज भी पूरे कैप्लर यूनिवर्स में कई जगहों पर प्राचीन दैत्याकार पिशाची जानवरों के वंशज मौजूद है। ठीक वैसे ही जैसे कि वानर राज सुबाहु पिशाची दैत्याकार पर्वत पर मौजूद है। विराज, तुम्हें प्राचीन पिशाची दैत्याकार जानवरों के वंशजों के बारे में पता लगाना होगा। साथ ही तुम्हें उस अज्ञात कारण का भी पता लगाना होगा जिसकी वजह से इतने शक्तिशाली और पराक्रमी प्राचीन पिशाची दैत्याकार जानवर अचानक से गायब हो गए। इस असाइनमेंट को तुम किस तरह से पूरा करते हो उस पर तुम्हारा इनाम निर्भर करेगा। अगर तुम इस असाइनमेंट को पूरा नहीं कर पाते तो इसकी कोई सजा तुम्हें नहीं मिलेगी। सिस्टम की कहानी सुनकर विराज स्तब्ध रह गया। उसे कैप्लर यूनिवर्स के इतिहास के बारे में आज एकदम ही नई जानकारी मिली थी। आज से पहले उसने इस तरह की कोई बात तक कहीं नहीं सुनी थी। उसके पास तलवार पूर्वज की तलवार मणि थी, लेकिन वहां भी इस तरह की कोई जानकारी नहीं थी। उसे लगता था कि तलवार मणि की वजह से उसे कैप्लर यूनिवर्स की बहुत ज्यादा समझ थी। जैसे उसे मालूम था कि कैप्लर यूनिवर्स में 10 सबसे खूंखार जगहों के अलावा भी और भी कई तरह की विस्मयकारी जगहें मौजूद थी। जैसे कि कैप्लर यूनिवर्स के ऊपर कहीं किसी जगह पर तैरता द्वीप तस्मानिया महाद्वीप। तस्मानिया महाद्वीप का आकार कलिंजर एम्पायर जितना था। इसके साथ ही उसे कैप्लर यूनिवर्स की कई ऐसी जगहें मालूम थी जहां पर 100 प्रजातियों से अलग प्रजातियां निवास करती थी। लेकिन आज तो वो कैप्लर यूनिवर्स के ज्ञान के मामले में एक कदम आगे बढ़ चुका था।
उसे कैप्लर यूनिवर्स का प्रागैतिहासिक प्राचीन पिशाची दैत्याकार जानवरों के इतिहास के बारे में पता चला था। विराज सोचने लगा, प्राचीन पिशाची दैत्याकार जानवरों के सामने 100 प्रजातियां किसी हिरण की तरह सिर्फ शिकार होने के लिए सीमित थी। आखिर उन प्राचीन पिशाची दैत्याकार जानवरों में किस स्तर तक की शक्तियां रही होगी जो उन्होंने 100 प्रजातियों को दबाकर रखा हुआ था। 100 प्रजातियों में संत अधिपति स्तर तक के योद्धा थे या उनसे भी ऊपर के योद्धा। फिर भी उन्हें दबाकर केवल शिकार तक सीमित रखना आसान चीज नहीं रही होगी। ऐसे प्राचीन जीव कितने खूंखार, वहशी और शक्तिशाली रहे होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये प्राचीन पिशाची दैत्याकार जानवर किसी अज्ञात कारण से नष्ट न हुए होते तो आज भी 100 प्रजातियां इन पिशाची दैत्याकार जानवरों का सिर्फ चारा मात्र होती। ऐसे शक्तिशाली जीवों के बारे में खोजबीन करना और उनके वंशजों को ढूंढना सच में खतरों से भरा है। क्या मुझे इतने खतरनाक असाइनमेंट को स्वीकार करना चाहिए या नहीं? कुछ देर इसी गहरी उलझन में रहने के बाद विराज ने सिस्टम से कहा, सिस्टम, मुझे असाइनमेंट स्वीकार है। तलवार मणि को धारण करने के बाद उसे लगा था कि उसे कैप्लर यूनिवर्स के बारे में बहुत कुछ पता चल चुका था, लेकिन उसे अब समझ आ रहा था कि उसे तो कैप्लर यूनिवर्स के बारे में बहुत कम पता था। इस असाइनमेंट को पूरा करने के क्रम में उसे कैप्लर यूनिवर्स के न जाने कितने अज्ञात राजों को जानने का अवसर मिलने वाला था। इसी कारण से विराज ने इस असाइनमेंट पर हामी भर दी। विराज की हाँ भरते ही सिस्टम की आवाज विराज के दिमाग में गूंज उठी। डिंग! कॉन्ग्रेचुलेशंस विराज, आपने प्राचीन पिशाची दैत्याकार जानवरों का गायब होना असाइनमेंट स्वीकार कर लिया है। ये असाइनमेंट बहुत से खतरों से भरा है, इसलिए तुम्हें इस असाइनमेंट को स्वीकार करने का साहस दिखाने के लिए एक स्पेशल इनाम दिया जा रहा है। स्पेशल इनाम है चीते की गुप्त खूनी कला। गरजते चीते के खूनी सार की एक बूंद। सिस्टम की बात सुनने के बाद विराज कुछ समय के लिए स्तब्ध रह गया। जैसे ही उसे वापस होश आया, अचानक से जटिल सूचनाओं की बम्बार्डिंग उसके दिमाग में धनाधन होने लगी। विराज ने तुरंत सभी सूचनाओं को व्यवस्थित ढंग से आत्मसात करना शुरू कर दिया। कुछ देर साधना की अवस्था में रहकर सभी सूचनाओं को व्यवस्थित ढंग से आत्मसात करने के बाद विराज ने आंखें खोल ली और फिर अपने मुंह से भारी मात्रा में अशुद्ध वायु को अपने शरीर से बाहर निकाल दिया। सभी सूचनाओं को आत्मसात करने के बाद उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। विराज ने गुफा के बाहर की ओर देखकर कहा, इस बार मेरे हाथ असल का खजाना लग गया है। चीते की गुप्त खूनी कला जो उसे सिस्टम से मिली थी, वो उसकी सोच से एकदम हटकर एक स्किल थी। न तो वो कोई शरीर कवच तकनीक थी, न ही कोई मार्शियल या तलवार तकनीक थी। चीते की गुप्त खूनी कला दिव्य औषधियों को बनाने की एक विधा थी। चीते की गुप्त खूनी कला का उपयोग करके वो महान दिव्य औषधियां परिशोधित कर सकता था। इन औषधियों को बनाने के लिए दैत्याकार जानवरों और उनके खूनी सार की जरूरत रहती थी। इस गुप्त कला को आकाशीय चीते वंश के एक प्राचीन पिशाची दैत्याकार जानवर ने ईजाद किया था। आकाशीय चीते वंश के उस पराक्रमी जीनियस ने चीते की गुप्त खूनी कला का उपयोग करके कितने ही प्राचीन पिशाची दैत्याकार जानवरों और 100 प्रजातियों को परिशोधित करके अपनी शक्तियों को डरावने स्तर तक बढ़ा लिया। इस तरह अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए आकाशीय चीते वंश के उस पराक्रमी जीनियस ने कितने ही प्राचीन पिशाची दैत्याकार जानवरों और 100 प्रजातियों के लोगों को मौत के घाट उतार दिया। आगे चलकर प्राचीन पिशाची दैत्याकार जानवरों के कितने ही वंशों ने एक साथ मिलकर उस पराक्रमी जीनियस को मार डाला। उसके मरने के बाद भी ये चीते की गुप्त खूनी कला कैप्लर यूनिवर्स में कहीं खो गई। विराज, जिसे प्राचीन पिशाची दैत्याकार जानवरों की जगहों के बारे में कुछ नहीं मालूम था, लेकिन पिशाची दैत्याकार पर्वत पर बड़ी संख्या में पिशाची दैत्याकार जीव मौजूद थे, जिनके खून के सार को परिशोधित करके वो दिव्य औषधियां बना सकता था। चीते की गुप्त खूनी कला से वो 100 प्रजातियों के सभी लोगों के खून के सार को परिशोधित कर सकता था,
लेकिन परिशोधित करने पर उस इंसान या जीव की मौत हो जाती थी। इसलिए विराज 100 प्रजातियों के लोगों को चीते की गुप्त खूनी कला का उपयोग करके उनके खून के सार को परिशोधित नहीं कर सकता था। लेकिन ऐसी प्रजातियां जो मानव प्रजाति की घोर शत्रु थी, उनके सदस्यों के खून के सार को परिशोधित करने का कार्य विराज जरूर कर सकता था। अभी तक विराज के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी ये चल रही थी कि उसे चंद्रगुप्त मुकाबलों के लिए अपने शरीर की शक्ति को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना था। लेकिन चीते की गुप्त खूनी कला को जानने के बाद उसे अब इस बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसे बस कुछ और गुप्त कलाओं को सीखने की जरूरत थी। विराज सोचने लगा, नीले पहाड़ों के खंडहर जाने के मार्ग में मुझे बड़ी संख्या में पिशाची दैत्याकार जीव मिल सकते हैं। उनका शिकार करके मैं बड़ी मात्रा में दिव्य औषधियां बना सकता हूं। ऐसा सोचते ही विराज के चेहरे पर खुशी जगमगाने लगी। वो अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और उस गुफा से बाहर आ गया और स्वर्ग की रफ्तार मूवमेंट तकनीक से वहां से उड़ चला और उसी जगह पर पहुंच गया जहां पर वैभव रचनाकार संसार बनाकर छिपा हुआ था। वहां पहुंचकर विराज ने तेज आवाज में कहा, वैभव, तुम बाहर आ सकते हो। लड़ाई समाप्त हुई। ये सुनते ही वैभव चंद्रवंशी की आवाज आई, बड़े भैया। सच में? ऐसा कहते हुए वैभव चंद्रवंशी अपने ऊपर से रचनाकार परत को हटाकर विराज के सामने आ गया। वानरराज सुबाहु भले ही वहां से जा चुका था, लेकिन उसकी शक्तिशाली आभा अभी भी वहां हवा में मौजूद थी। इस वजह से विराज निश्चित था कि आगे कुछ समय तक कोई भी पिशाची दैत्याकार जानवर वहां नहीं आने वाला था। वैभव जो पास की ही एक गुफा के अंदर रचनाकार परत बनाकर छिपा हुआ था, वो अंदर ही अंदर बहुत डरा हुआ था। उसे डर इस बात का लग रहा था कि अगर विराज को कुछ हो गया तो वो उस गुफा से निकलकर चंद्रवंशी परिवार की उस इमारत तक सुरक्षित कैसे पहुंचेगा। लेकिन अब विराज के सकुशल लौटकर आने के बाद उसने राहत की सांस ली थी। उसके कांपते प्राणों में नई जान आ गई थी। उसे समझ आ रहा था कि बाहरी दुनिया को झेलने के लिए मार्शियल क्षमता के साथ साथ निडरता, धैर्य की भी सख्त जरूरत रहती थी। विराज को सिस्टम से काफी कुछ नया जानने को मिला था। इससे विराज को भविष्य में नई शक्तियां हासिल करने का एक बहुत ही शक्तिशाली मार्ग मिल गया था। ऐसे में अब विराज आगे क्या करने वाला था? गोल्डन पंख और सुबाहु जो पाताल भूत वंश के हत्यारे को मारने गए थे, क्या वो उस हत्यारे को मार पाएंगे? नीले पहाड़ों के खंडहर में विराज के साथ क्या होने वाला था?